आज कुछ उम्मीद बंद गई होगी। घोर अंधेरे के बाद कुछ उजाला सा दिखा होगा। लगा होगा किसी का तो सहारा मिल गया। जिस गांव में उम्र गुजारी वहां तो अपनों ने ही लूट लिया। परिवार को ही उजाड़ दिया। धोखे, फरेब, खून के खेल से बेहाल एक मां की आत्मा को कुछ ढांढस तो जरूर बंधा होगा। उसकी बेटी को तो सरेआम लूट लिया था। बहुतों ने उसकी अस्मत को लूटा था। उसे तो रोजी रोटी देने वाले दद्दू ने लूटा था। अपने ही बरसों के वफादार की बेटी को लूटा था। नाबालिग को लूटा था। फिर इंसाफ के लिए दर दर भटकते पति को भी नहीं छोड़ा था। पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। वो हवालात में ही चल बसा था। पुलिस, हुकूमत किसी ने नहीं सुनी थी। सत्ता की भोगी गूंगी बहरी सी बनी हुई थी। फिर इस मां की बहन देवरानी भी अचानक सड़क हादसे में चल बसी। रोने के लिए तो आंसू भी नहीं बचे थे। बेटी बेहाल अस्पताल में पड़ी थी। इस मां की हाय तो निकली होगी, आसमान से टकराई होगी, दी होगी दस्तक उस न्याय के दरवाजे पे। हाय भारी पड़ी होगी न्याय के तराजू पे। तो आज वाकई कई माओं ने राहत की सांस ली होगी। कई पिताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहा होगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने न्याय पर भरोसा फिर से जगाया है। उन्नाव मामले में कल ही मुख्य न्यायाधीश ने हैरत जताई थी कि उनके नाम पर पीड़िता के परिवार द्वारा भेजी गई चिट्ठी के बारे में मीडिया से पता चला। तो आज कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री के सेक्रेटरी जनरल से पूछा कि चिट्ठी 17 जुलाई को पहुंची तो मुझे इतनी देरी से 30 जुलाई को क्यों पता चला। तो जवाब था कि हर रोज 6000 पत्र आते हैं और उनकी स्क्रीनिंग यानी जांच होती है। इसके बाद भी पत्र को कोर्ट के सामने रखा जाता है। बहरहाल आज कोर्ट ने पीड़िता का पक्ष सुनने के दौरान कहा कि आखिर हो क्या रहा है, क्या किसी भी कानून का पालन नहीं हुआ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त फैसले लिए हैं। उन्नाव रेप पीड़िता से जुड़े 5 केस यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं। इनमें बीते रविवार को पीड़िता की कार के साथ ट्रक से टक्कर का केस भी शामिल है। इन सभी मामलों की सुनवाई अब दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में होगी। कोर्ट ने सड़क हादसे के मामले की जांच 7 दिन में करने के आदेश दिए हैं। कहा है कि जरूरत पड़ी तो जांच के लिए 7 दिन और बढ़ाए जा सकते हैं। कोर्ट ने रोज बरोज सुनवाई का आदेश देते हुए कहा है कि 45 दिनों में इन सभी मामले सुनवाई पूरी की जाए। इस बीच पीड़िता, उसके वकील दोनों के परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ को दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि पीड़िता को 25 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा शुक्रवार तक दे दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि उसके आदेश में संशोधन के लिए आरोपी सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस का आज का रुख यूपी सरकार, पुलिस प्रशासन और यूपी की न्याय व्यवस्था पर एक कठोर टिप्पणी सा दिखा। आज दिन में जब यह मामला सुर्खियों में था तो बीजेपी आलाकमान के सूत्रों के हवाले से खबर आई कि आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया। बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को दिल्ली तलब किया गया। ऐसे में लगा कि बीजेपी देर से ही सही इस फजीहत के बाद जागी है। आखिर जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया है तो जनता के प्रति जवाबदेही रखने वाली बीजेपी और उसकी सरकार को भी इस मामले में सख्ती दिखानी ही चाहिए थी। लेकिन शाम को हैरानी तब हुई जब उत्तर प्रदेश इकाई की तरफ से यह पता लगा कि कुलदीप सेंगर को बर्खास्त नहीं किया गया है, उसे सिर्फ निलंबित यानी सस्पेंड किया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह ने बताया कि निलंबित किया गया।
इस पर जब यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से पत्रकारों ने जवाब तलब किया तो वो अपना पल्ला झाड़ते दिखे हैं और मीडिया में इसे लेकर हैरानी जताई जा रही थी कि रात होने तक कुछ ही देर पहले स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि कुलदीप सिंह सेंगर को बर्खास्त कर दिया गया है। तो क्या इस मामले में बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व का तालमेल यूपी की इकाई से बिल्कुल नहीं था? सुनिए आज के ये बयान। सरकार ने अपनी पूरी एक गंभीरता के साथ में इस प्रकरण को सरकार ने लिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट पे कोई आप टिप्पणी कर सकते हैं ना हम टिप्पणी कर, जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होता है उसका सम्मानना सबका धर्म है। प्रदेश सरकार भी उसका पालन करेगी। नहीं तो सर ये नहीं समझ में आ रहा। मैंने आपसे तर्क नहीं किया है ना, मैंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो सर्वमान्य है। कुलदीप सेंगर क्या निलंबित है पार्टी से? तो कोई डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है सर ये दिखाने के लिए क्यों निलंबित है, ये बता दीजिए। आपकी पार्टी कह रही है कि निलंबित है, कहाँ कोई डॉक्यूमेंट है? कोई डॉक्यूमेंट नहीं। पार्टी का अध्यक्ष होता है और पार्टी का अध्यक्ष जो बोलता है वही पार्टी का नियम। कोई कुलदीप सेंगर निलंबित कर दिए गए, निलंबित कर दिए गए। देखिए, राज्य सरकार उन्नाव पीड़िता के साथ खड़ी है। प्रदेश नेतृत्व ने निलंबित कर चुका है, केंद्रीय नेतृत्व ने निष्कासित कर दिया। ये अधिकार क्षेत्र में केंद्र का नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है। मैं जब अभी कानपुर में बयान दिया था मेरे संज्ञान में नहीं था और केंद्रीय नेतृत्व ने निष्कासित कर दिया। इस समय आज की वर्तमान की स्थिति है कि कुलदीप सेंगर पार्टी से निष्कासित है। आगे बढ़ते हैं। उधर ये मामला आज भी संसद में उठा है। लोकसभा में तृणमूल की शताब्दी रॉय ने सरकार से पूरी जिम्मेदारी के साथ जवाब मांगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब तो जिम्मेदारी से दिया, लेकिन उनकी पार्टी के फैसले में इतनी जिम्मेदारी क्यों नहीं दिखती? मैं एक मां के नाते और एक मां के पूछ रही हूं, उन्नाव के जो घटना घटे और घट रही है उसमें आप क्या सोचते, इसका कसूर क्या है? उसकी सिर्फ एक पॉलिटिशियन, एक पावरफुल पॉलिटिशियन का अगेंस्ट में लड़ने की हिम्मत की, उसको सच के सबके सामने लाया, यही उसका कसूर है? और इसके छोड़ के वो बाकी जिंदगी कैसे गुजारेगी? और थर्ड पॉइंट है, आई सपोर्ट दिस बिल विद दिस एक्सपेक्टेशन, मां की उत्तर मुझे मिलेगी। थैंक यू। मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 27 तक चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स क्या है, बच्चे के वक्तव्य की रिकॉर्डिंग से लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन तक बच्चे का संरक्षण कैसे किया जाए, उसका पूरा प्रावधान, उसका पूरा ब्यौरा है। उसमें यह भी है कि अग्रेसिव क्वेश्चनिंग ना हो, बच्चे का कैरेक्टर असैसिनेशन ना हो और बच्चे को बार बार लाकर गवाही देने पर मजबूर ना किया जाए। ये पहले से ही प्रावधान हो चुका है। वाकई में बिल में प्रावधान है, लेकिन सरकार क्यों नहीं अमल करती? यही सवाल हम आज समझने की कोशिश करेंगे। हैरानी हो रही है कि ऐसे मामले में बीजेपी को अपनी इतनी फजीहत करानी पड़ी है। ऐसी क्या चीज थी जो उसे सख्त फैसला लेने में देरी करवा रही थी? कहीं ये जाति आधारित राजनीति तो नहीं थी जिसका डर बीजेपी को इतने भारी बहुमत के बावजूद सता रहा था, या फिर ये बीजेपी आलाकमान और बीजेपी की राज्य इकाई के बीच संवादहीनता की वजह से हुआ है? खैर, आखिरकार कुलदीप सेंगर बीजेपी से बर्खास्त हो गया है। इस बीच यूपी सरकार ने अपने उन 3 पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया है जिन्हें जो पीड़ित की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी और जो हादसे वाले दिन पीड़िता के साथ नहीं थे। इस बीच आपको बता दें, जो लखनऊ का KGMU अस्पताल ने मेडिकल बुलेटिन आज जारी किया था सुबह, बताया कि पीड़िता और उसके वकील की हालत नाजुक बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान परिवार के वकील से ये पूछा कि क्या वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को दिल्ली के किसी अस्पताल में दाखिल करवाया जाए, तो वकील ने कहा कि वो परिवार से बात कर कल इस बारे में बता पाएंगे। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने KGMU अस्पताल के डॉक्टर्स के पैनल से भी पूछा कि क्या पीड़िता को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया जा सकता है, जिस पर डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन पीड़िता के इलाज की KGMU में सारी सुविधाएं मौजूद हैं।
तो आज की सुनवाई में सीबीआई को भी खरी खरी सुननी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट ने सबसे पहले सीबीआई के अफसरों को जानकारी के लिए तलब किया था, लेकिन जब सीबीआई की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच से जुड़े अफसर दिल्ली से बाहर हैं और शाम तक लौटेंगे और कल तथ्यों के केस डायरी के साथ उपस्थित हो जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि दोपहर 2 बजे तक सीबीआई के निदेशक फोन से जानकारी लेकर इस मामले में कोर्ट को तथ्यों से अवगत कराएं। तो कोर्ट की सख्ती को देखते हुए केस की निगरानी कर रही सीबीआई अफसर दोपहर 2 बजे कोर्ट में हाजिर हो गए। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट में कल उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी। आज कोर्ट में यह बात भी उठी कि पीड़िता के चाचा की जान को खतरा है, उन्हें रायबरेली से दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा जाना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई करने का फैसला किया। वैसे एक और अहम पहलू है जिस पर अभी ध्यान नहीं गया है। पीड़िता के परिवार ने कई बार चिट्ठी लिखकर यह कहा कि सीतापुर जेल में बंद आरोपी कुलदीप सेंगर के गुर्गों के जरिए परिवार को केस के पीछे हटने के लिए धमकाता है। ऐसे में क्या कुलदीप सेंगर को भी यूपी की जेल से क्या बाहर शिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि वो यूपी में अपने दबंगई और रसूख का बेजा इस्तेमाल ना करे? तो यूपी की जेलों में बंद बाहुबलियों और बड़े अपराधियों के कारनामे किससे छुपे नहीं है। कई बार सामने आया है कि अहम गवाहों की हत्या कर दी गई है, बाहुबली जेल में जमकर मौज कर रहे हैं वगैरह वगैरह। जून 2011 में यूपी की ही लखनऊ जेल में NRHM यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन घोटाले में आरोपी और एक अहम गवाह YS सच्चान की हत्या हो गई थी। लखनऊ के डिप्टी CMO रहे YS सच्चान के शरीर पर 22 घाव मिले थे। उनका शव जेल के टॉयलेट के कमोड के ऊपर उनकी ही बेल्ट से लटका हुआ मिला था। इसे सच्चान की खुदकुशी बताने की कोशिश की गई थी। जुलाई 2018 में यूपी के बागपत की जेल में कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी गई थी। उसके सर पर 10 गोलियां मारी गई थी। यूपी की ही देवरिया जेल में बाहुबली अतीक अहमद ने एक बिल्डर को अगवा कर जेल के अंदर बुलवाया था और उससे वसूली की धमकी दी थी। ये मामला सामने आने पर सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद को देवरिया जेल से गुजरात की जेल में भेज दिया। अब यूपी सरकार से सवाल यह है कि अतीक अहमद को गुजरात जेल भेजने का ऑर्डर 23 अप्रैल 2019 को दिया गया और इस पर अमल होता है 3 जून को, यानी चुनाव से पहले का ऑर्डर और अमल चुनाव के बाद में। इसी यूपी में इटावा की जेल में कैदियों का झुंड जुआ खेलता हुआ नजर आता है। जुआरी पुलिस को पैसे देते भी दिखे, लेकिन जेल अधीक्षक ने कहा कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। इसी यूपी की मऊ जेल में गांजे के कारोबार का भी वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो बनाने वाले का आरोप था कि जेल प्रशासन वहां गांजा बिकवाता है। मऊ जेल की 7 नवंबर बैरक की लोकेशन को साबित करने के लिए उसने कैमरा घुमाकर आसपास की तस्वीर भी दिखाई थी। तो इसी यूपी के उन्नाव की जेल में फिल्मों में एक्टिंग की ख्वाहिश रखने वाले एक कैदी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो पिस्तौल के साथ डायलॉग की रिहर्सल करता भी दिख रहा है। तो अब ऐसे में पीड़िता के परिवार की दहशत लाजमी है। जेल में बंद कुलदीप सेंगर से उनका डर समझा जा सकता है। इसी पीड़िता के पिता की मौत भी हवालात में हुई थी। 3 अप्रैल 2018 को उन्नाव में पिता को कुलदीप सेंगर के भाई अतुल सिंह और सहयोगियों ने पिटाई की थी। अगले दिन 4 तारीख को लड़की के पिता को गैरकानूनी हथियार के आरोप में जेल भेजा गया। 9 अप्रैल को उनकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चोटों की बात सामने आती है, जिनमें से एक की वजह से उनकी मौत होती है। तो सवाल यह कि इस दौरान उन्हें भेजा क्यों नहीं, अस्पताल क्यों नहीं भेजा गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद आज हम सवाल उठा रहे हैं, क्या बदलाव आएगा उत्तर प्रदेश की सत्ता और पुलिस में। हमारे साथ आपको बता दें आज बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको बता सकते हैं कि हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान हैं लखनऊ से, नंदिता राव एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ स्टूडियो में हैं, विवेक रेड्डी नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, AK जैन पूर्व DGP यूपी हैं, शमीना शफीक महिला अधिकारों के लिए काम करती रही है, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं विवेक रेड्डी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे ये जानना चाहूंगी, इतनी भारी बहुमत के साथ केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है, अब इस विधायक को निकालने में इतनी देरी क्यों? पूरा देश ये जानना चाहता है। पहले मैडम उसके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन चल रहा था वो इंडिपेंडेंट एजेंसी CBI के पास था और CBI बहुत प्रयास करके उसके ऊपर दबाव लगा के बहुत बड़ा केस लगा के उसको प्रोसिक्यूट कर रहा था। वो प्रोसिक्यूशन का वो जो लूपहोल्स है
उसको यूज करके उन्होंने मिस्टर और एक रेड्डी, आपका आक्रमण का केंद्र का आला कमान केस और बना आपके दिया। राज्य का आला कमान, आप ये बताइए इसमें कंफ्यूजन क्यों हुआ? आपके जो राज्य के आला कमान है, जो हेड है, वो कहते हैं स्वतंत्र देव सिंह की उनको सस्पेंड किया गया है। केंद्र में सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि नहीं, उनको निष्कासित किया गया है, एक्सपेल कर दिया गया है। ये इतना कंफ्यूजन क्यों हुआ इस केस को लेकर? पहले हमारा प्रेसिडेंट ने उसको सस्पेंड किए थे और बाद में उसका थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, बट अभी उसको एक्सपेल कर चुका है, उसको बाहर डाल चुका है। वही कंफ्यूजन नहीं है, पहले मंत्री था, पहले अध्यक्ष था, हमारा घटक का अध्यक्ष था यूपी में, उसका डिसीजन था उसको सस्पेंड करना चाहिए जब वो रेप केस हो गया। बाद में वो सस्पेंड हो गया और एक्सपेल हो गया, दोनों ही एक ही है, क्योंकि वो पार्टी से बाहर है। जब सस्पेंड हुआ था हमको ये सोचा दोनों एक नहीं हो पाता है, एक्सट्रीम एक्शन लेना चाहिए, इसीलिए वो एक्सट्रीम एक्शन ले गया, इसको एक्सपेल कर दिया है। मिस्टर रेड्डी, क्या आपको लगता है बताना चाह जो यूपी स्टेट की पॉलिटिक्स के कंपल्शंस हैं, जो कंपल्शंस हैं, उसके कारण इन पे एक्शन नहीं लिया जा पा रहा था? क्योंकि आपके ही यूपी के सांसद है साक्षी महाराज, उनको 3 जून को जेल में मिलने जाते हैं धन्यवाद करने के लिए कि जीत उन्होंने दिलवाई। नहीं, कंपल्शन है तो हमको उसको सस्पेंड नहीं करता था। ये कंपल्शन के बिना सस्पेंड किया है और एक्सट्रीम एक्शन अभी लेके उसको बाहर डाल दिया है। पहले क्या मैं बोल रहा हूं, उसके ऊपर जो प्रोसिक्यूशन है उसको संपूर्ण दबाव लगा के उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन लगा हुआ। मिस्टर रेड्डी, आपको पता होना चाहिए कोई संपूर्ण दबाव नहीं था। 1 साल से तो इसमें बात बढ़ी नहीं आगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आज आकर कुछ किया है। यूपी में तो ये भी पता नहीं था कि कौन से कोर्ट पे चलना है, ये भी पता नहीं था यूपी में। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस का ट्रांसफर का मामले में आज आदेश दिया है, वो वेलकम है जी। बट जहां तक इधर केस था, जहां तक इधर प्रोसिक्यूशन था, उस प्रोसिक्यूशन में सीबीआई को दे गए थे। सीबीआई वो प्रोसिक्यूशन को लेकर जा रहा था। ये स्टेट एजेंसी, बेटी बचाओ का जो नारा है, मिस्टर रेड्डी, बेटी बचाओ का जो नारा है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इतना समय हो गया, वक्त नहीं मिला कि उस बेटी का संज्ञान ले ले कि वो कैसी है, उनका हालचाल जान ले, वहां पहुंच जाएं, देख लें। लखनऊ में वो भी रहते हैं, वो भी लखनऊ के अस्पताल में है, ये भी नहीं कि कई 100 किलोमीटर दूर वो है। क्यों इतनी बेरुखी इस बिटिया से योगी आदित्यनाथ की? नहीं, योगी आदित्य जी इस केस स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं थे, ये पूरा केस संपूर्ण केस सीबीआई के पास थे। बाद में जो एक्सीडेंट हुआ वो केस भी सीबीआई को गया, सीबीआई उस केस का कंट्रोल ले गया। ये पूरा मामला, पूरा केस, मेरे ख्याल से जो ये कंफ्यूजन है ये बीजेपी में इस केस को लेकर है। पास नहीं था, बीजेपी में इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि किसके पास क्या है, और वाकई में ये साफ सामने आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान मौजूद है। कमाल, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस समय क्या स्थिति है उस बेटी की, और क्या आज असर हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट का रुख हुआ, क्या उसका असर वहां पे दिख रहा है सत्ता में और साथ ही पुलिस महकमे में? देखिए, ऐसा है कि पुलिस महकमे में यह असर है कि सीबीआई ने आज 3 जिलों में जांच पड़ताल की, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 7 दिन के अंदर आपको एक्सीडेंट वाले मामले की रिपोर्ट देनी है, उसके फौरन बाद सीबीआई के अफसर जो हैं वो ट्रॉमा सेंटर भी पहुंच गए थे, जहां उन्होंने डॉक्टर्स से बातचीत की, पीड़ित परिवार से बातचीत की, लड़की का हाल जाना, उसको भी देखा उन लोगों ने और वकील को देखा। और उसी टाइम पे सीबीआई की एक टीम जो है वो गुरबख्शगंज थाने में गई, वहां पुलिस के लोगों से उसने बातचीत की, उनका बयान वगैरह लिया। वही टीम उसके बाद बांदा में गई, बांदा में क्लीनर भी रहता है जो ट्रक का है, और जहां से बालू लेकर के, मोरंग लेकर के ट्रक चला था, उस मौके पे भी उन्होंने तफ्तीश की और शायद उसको समझने की कोशिश की होगी कि ट्रक कहां, कितने बजे वहां आया था और किस तरह किन किन जगहों से होता हुआ गया है।
तो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे ये सारी चीजें हुई। जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि हमारे पास पूरी फैसिलिटीज हैं और हम अपने पेशेंट को बाहर तभी भेजते हैं अगर हमारे पास बेड नहीं हो और उसके एक्सपर्ट्स हमारे पास ना हो उस बीमारी के। तो हमारे पास बेड भी है, वेंटिलेटर भी है, एक्सपर्ट्स भी हैं। लेकिन अगर कोई आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट से तो जहां भी कहा जाएगा यहां से एयर एम्बुलेंस से उनको भेजा जा सकता है। दूसरी चीज, लड़की की हालत जो है अभी भी नाजुक बनी हुई है। उनको ट्रायल के लिए थोड़ी देर के लिए पहली बार आज वेंटिलेटर से अलग किया गया था, लेकिन उनका जो अपना बॉडी का सिस्टम है वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लिहाजा उसको फिर से वेंटिलेटर पे रखा गया है। शायद कल एक बार फिर उनको वेंटिलेटर से हटा करके एक बार ट्रायल किया जाएगा कि उनके अपने बॉडी के जो सिस्टम है वो किस तरह से बिना वेंटिलेटर के कितनी देर वो रह सकती है। बिल्कुल कमाल, मैं अब रुख करना चाहूंगी कि जेलों की स्थिति का। हमारे साथ यूपी के पूर्व डीजीपी AK जैन मौजूद हैं। जैन सर, कुछ मैंने तस्वीरें दिखाई किस तरह से यूपी की जेल और हमारे देश में और जेलों में भी यही हाल रहा है। पंजाब से भी कुछ तस्वीरें देखी थी, लेकिन इस समय यूपी पर फोकस है। कल जो यूपी सरकार अपना पक्ष सामने रखने वाली है, जो जेलों की हालत है और खासतौर से जो ये आरोपी है कुलदीप सिंह सेंगर सीतापुर जेल में मौजूद है, किस तरह से आप आंक रहे हैं पीड़िता के पक्ष को और जो जेल में मौजूद है और वहां से उनका आरोप है कि उनके पास मोबाइल भी है और वहां से धमकियां भी दे रहे हैं। आप कैसे असेस करते हैं सिचुएशन को? देखिए, मेरा ये मानना है इस केस में कि इनका एक्सपल्शन, जब सीबीआई ने इनके खिलाफ चार्जशीट लगाई थी, मतलब इफ यू वांट टू बी डबली कॉशियस कि केस जेन्युइन है कि नहीं है, जब सीबीआई के द्वारा चार्जशीट लगा दी गई थी तो ही शुड हैव बीन, मतलब इनका एक्सपल्शन हो जाना चाहिए था। एक्सपल्शन ना होने की एक मैसेज ये गया फोर्स में और जेल अथॉरिटीज में, एडमिनिस्ट्रेशन में, कि इनका क्लाउट अभी भी बना हुआ है और ये अभी भी बाकायदा बीजेपी के विधायक हैं। ये मैसेजिंग जो हुई, ये इसकी वजह से बहुत सी कमियां रहीं और इसकी वजह से बहुत सी भ्रांतियां नीचे अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को और जेल अथॉरिटीज और इन सबको हुई। जो अब ये कदम उठाया गया है एक्सपल्शन का, मैं समझता हूं इसका प्रभाव पड़ेगा। और अगर इसको बहुत सीरियसली हमारे किसी स्टेट की पुलिस ऐसी मैसेजिंग पर इतने दबाव में इस मैसेजिंग पर काम करती है, क्या वो कानून पे फॉलो नहीं करती है? देखिए, ये एक लोअर रैंक पे जो कर्मचारी हैं, एक थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक सा दबाव रहता है कि ये बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी की इस समय गवर्नमेंट है। इसलिए जो ये जेलों की बात आपने कही, बहुत से क्रिमिनल्स ऐसे हैं, बहुत से कैदी ऐसे हैं, ये तो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, मतलब एक तरह से एमएलए हैं, कि उनके पास में मोबाइल फोन्स अंदर पहुंच जाते हैं और वो धमकियां तक देने का और सब कारोबार भी करते हैं, अंदर से सब चलता रहता है। एक्सटॉर्शन का रैकेट भी चलता रहता है, कार्रवाइयां भी होती हैं, डीएम्स एसपीज की टीम्स जाके छापे भी डालती है, हर बार मोबाइल मिलते हैं, पर फिर जब अगली बार होता है तब फिर स्थिति वैसी ही होती है। इसका एक वजह यह भी है कि जेल में जो कर्मचारी हैं, जो कांस्टेबलरी रैंक और जेलर अपवर्ड्स, इनकी संख्या बहुत कम है। बहुत समय से, सालों से मैं देख रहा हूं कि ये प्रक्रिया चल रही है। मैं आपको रोकूंगी। आप कह रहे हैं कि जो लोअर रैंक के हमारे पुलिस वाले हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर होता है तो दबाव होता है, लेकिन जब ये एक्सीडेंट हुआ था, हमें याद है कि डीजीपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था सीधे एक्सीडेंट लगता है, उन्होंने सीधे से सब कुछ रूल आउट कर दिया था। और हालांकि बाद में ये पूरा मामला इतना तूल पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट गया, उस एक्सीडेंट के बाद ही इस मामले ने फिर से लाइमलाइट में आया। तो ये सिर्फ लोअर रैंक के लिए, ऑफिसर्स के लिए नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो शीर्ष हमारे पॉलिटिकल उसमें है, वो तमाम लोग दबाव में हैं। मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता कि किन परिस्थितियों में बयान दिया, पर होता क्या है, जब मीडिया रहती है तो वो जानना चाहते हैं सीनियर मोस्ट ऑफिसर से कि भाई आपकी क्या फाइंडिंग है। तो आदमी, अगर किसी ने ये कहा है कि प्राइमा फेसी हमको ऐसा लगता है कि ये गाड़ी स्किड की है और ये एक्सीडेंट हुआ है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब उन्होंने एक माइंड मेकअप कर लिया है। एक बात जरूर मीडिया जब पूछता है तो अवश्य बतानी पड़ती है। मैं भी इस डिपार्टमेंट में रहा हूं 36-37 साल। जब भी कहीं होता था तो ये होता था, साहब अब बताएं जरा इसमें क्या है। तो हमेशा कुछ ना कुछ एक प्राइमा फेसी अभी तक की क्या एविडेंस लगती है, उसके आधार पे हम लोग एक बयान दे दिया करते थे। तो इसको मेरे ख्याल से अन्यथा ना लिया जाए।
और ये मौके पे पहुंच के, और अब तो इन्वेस्टिगेशन पहले दिन ही उन्होंने कह दिया था कि हम सीबीआई को हैंडओवर करने के लिए तैयार हैं। सीबीआई को चला भी गया है। ये बड़ा वेलकम डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट की बेंच का कि 7 दिन के अंदर अंदर जांच हो जाए। मैं समझता हूं अवश्य तथ्य निकलकर सामने आ जाएंगे। 5 केसेस, इस मामले के 5 केसेस सीबीआई को गए, लेकिन 5 केसेस गए और 1 साल से इसमें ट्रायल नहीं हुई है। हमारे साथ यहाँ पे नंदिता राव मौजूद है। नंदिता, आपको क्या लग रहा है आज सुप्रीम कोर्ट का जो ये हुआ है और तमाम जो चीजें हमारे सामने जमीनी स्थिति है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है आम नागरिक का रूल ऑफ लॉ में विश्वास जगाने के लिए। ये काम इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगर मॉनिटर की होती ये इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता और शायद इस लड़की का एविडेंस हो चुका होता। ये वारदात हुई है अप्रैल 2017 में, इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है 2018 में, वो भी जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट मिस्टर गोपाल चतुर्वेदी ने न्यूज रिपोर्ट्स देखने के बाद और जनता में हलचल देखने के बाद, क्योंकि इस लड़की के फादर को पुलिस कस्टडी में बेरहमी से मारा गया और ये कस्टडी में मर गए, तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी देखी कि देखिए जनता में रूल ऑफ लॉ के प्रति एक डर पैदा हो रहा है, आप कुछ एक्शन लीजिए, रेप विक्टिम के फादर को इन कस्टडी मारा गया है। तब जाके हाई कोर्ट के कहने पे ये केस सीबीआई को गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया था। पर मैं ये भी जानना चाहती हूँ, हाई कोर्ट के पास जाने के बाद हाई कोर्ट ने सीबीआई को दिया, सीबीआई ने कुछ स्टेप्स नहीं लिए इस लड़की को प्रोटेक्शन देने की। इसके बावजूद कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसके फादर को मारा था। अब आता है थर्ड स्टेप। पिछली जुलाई 2018 में चार्जशीट फाइल होती है, जबकि सबको मालूम है कि एमएलए के खिलाफ चार्जशीट एमएलए कोर्ट में फाइल होनी है, जिसमें 1 साल के अंदर ट्रायल खत्म होना है। लेकिन जान के एक झूठा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया और सीबीआई ने सीबीआई कोर्ट, स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दर्ज की, जबकि वहां के सीबीआई के जज ने कुछ नहीं किया और अप्रैल से वो कोर्ट खाली है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, 1 साल से ट्रायल नहीं हुआ, कल हमने डिस्कस करा, लेकिन जो एमिकस क्यूरी थे इस मामले में, अगर गोपाल चतुर्वेदी उनका नाम है, तो क्या उनकी तरफ से, जो हम कल समझने की कोशिश कर रहे थे, ये कहा गया कि सुचारू रूप से सब पूरा केस चल रहा है? और जब हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने उनसे पूछा कि आपने कोर्ट में कैसे कहा कि पूरा सब मामला ठीक से चल रहा है, उन्होंने कहा कि मैं ये बता नहीं सकता मेरे सोर्सेस क्या थी। तो ये गलत बयानी भी हुई है एमिकस क्यूरी की तरफ से। देखिए, अगर एज ए लॉयर अगर मैं एक पब्लिक इंटरेस्ट में जस्ट एज ए सिटीजन कोई बात सामने डाल रहा हूं, that does not take away the responsibility from the statutory body. He is not expected as a senior advocate of the Allahabad High Court to be going and checking whether CBI court is working or not. He expects that a CBI officer is not lying to him. So he has gone out of his way. He could have sat in his home. हिंदी में थोड़ा बोलिएगा। वो अपने घर में बैठे रह सकते थे। तो अगर सीबीआई के अफसरों ने इंटेंशनली अमाइकस क्यूरी को भी फॉल्सली ब्रीफ किया है, तो इससे सीबीआई के इंडिपेंडेंस पे एक बहुत बड़ा शक पड़ता है। बिल्कुल। कि उन्होंने 1 साल तक इस ट्रायल को रोका, जबकि एमएलए कोर्ट में 1 साल के अंदर अंदर ट्रायल खत्म हो जाना चाहिए था। शुरू नहीं हो पाया, वही प्रॉब्लम थी। तो मैं आती हूँ आपके पास। आपने कहा, और ये हमने बहुत कल विस्तार से समझा था कि कैसे 2 कोर्ट्स थे, ये कंफ्यूजन था कहाँ पे चले। और कानून साफ है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। किसने करा है? ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने। और अगर सीबीआई को कोई शक था तो उनको कोर्ट जाके और इमीडिएटली क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए था। ठीक है, मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में कोर्ट बनाती है, पॉक्सो का उसको दर्जा दिया जाता है, वहां पे 1 साल में हो जाना चाहिए था। दूसरी तरफ 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एमपीज एमएलएज के खिलाफ जो भी मामले एक्सपेडाइट करके बनाए जाए। तब राज्य सरकार ने पॉक्सो कोर्ट के होते हुए 3 महीने बाद एक और कोर्ट बनाई जाती है, जिसमें ये मामला फिर आता है, और इसलिए ये कंफ्यूजन था, जो मैं आपसे समझना चाह रही हूं, क्या ऐसा था या नहीं था? मेरे हिसाब से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कानून बिल्कुल क्लियर है कि एमपीज और एमएलएज के खिलाफ किसी भी धारा में अगर एफआईआर हो, उसकी सुनवाई एमपी और एमएलए के कोर्ट में होगी, और दिल्ली में ऐसा हो रहा है।
हर प्रदेश में हो रहा है। तो जिन प्रदेशों में गुंडा राज है, जिन प्रदेशों में स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस फोर्स, स्टेट पुलिस जेल एडमिनिस्ट्रेशन खुल के अपने सत्ता में बैठी हुई पार्टी के क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे एक फॉर्मर पुलिस या सीबीआई ऑफिसर ने खुल के स्थिति का बयान दे दिया कि जहां पे किसी पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये सत्ता पक्ष का आदमी है, चाहे वो अक्यूज्ड है, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को भूलकर और उस आदमी का साथ देना शुरू कर देते हैं। मुझे इस बात में बहुत ही हैरानी है कि इस बात को कोई कैसे कह सकता है, और लोअर रंग ऑफिसर्स को ब्लेम करना, बल्कि मेरे एक्सपीरियंस में लोअर रंग ऑफिसर्स ऊपर के रंग के ऑफिसर्स के दबाव में काम करते हैं। बिल्कुल, तो ये उनके हाथ में नहीं है। आईपीएस ऑफिसर्स के पास हर तरह की प्रोटेक्शन है, जुडिशियल ऑफिसर्स के पास हर तरह की प्रोटेक्शन है। अगर उनमें ये इस तरह का अपने आप को प्रमोट करने की इच्छा है, तो ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्लिगेशन के खिलाफ है, संविधान के उनके ड्यूटी के खिलाफ है। सीबीआई की स्थिति क्या है? बिल्कुल, सीबीआई की जल्दी से दोबारा कहना चाहती हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पहले रन स्टेट में नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बेस्ट बेकरी मामले को 2002 में गुजरात से महाराष्ट्र भेजा, क्योंकि गुजरात सरकार ने 73 में से 37 विटनेसेस हॉस्टाइल हो गए थे। फिर कथुआ कांड जब हुआ, मुझे शमीना के पास भी जाना है। तो ये बीजेपी सरकार हर स्टेट में पुलिस का मिसयूज कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन का मिसयूज कर रही है, और रूल ऑफ लॉ को हार्म कर रही है। शमीना, आप सीतापुर में मौजूद हैं। सीतापुर का जेल वो है जहां पर कुलदीप सिंह सेंगर है, और वहां पे मीडिया रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि किस तरह से वहां पे हमारे सहयोगी कमाल भी बता रखे काफी ढिलाई है कानून में, सीसीटीवी कैमरे नहीं है, और जिस तरह से पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया कि मोबाइल का फोन आना जाना तमाम स्थितियां हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूं, आप वहां पर किस तरह से स्थिति को देख रही हैं? देखिए, जहाँ तक सीतापुर की स्थिति की बात है, तो यहाँ पर सबसे चौंकाने वाला और सबसे डिजास्टर्स जो स्टेप हुआ था वो तब हुआ था जब साक्षी महाराज यहाँ पर मिलने आए थे, धन्यवाद ज्ञापित करने आए थे सिंगर को जेल में। और वहां से बाहर आने के बाद लोकल मीडिया पर्सनल्स ने जब उनसे पूछा था कि आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्होंने बाकायदा ये बात कही थी कि वो धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं क्योंकि उन्नाव सीट वो जीते हैं, और आज उन्होंने पुण्य कमाया है सिंगर से मिलकर। और उस दिन से लेकर आज तक जो वहां पर पावर का एक, जिसको कहना चाहिए नंगा नाच यूपी में चल रहा है, खास तौर से इस बच्ची की पूरे केस को लेकर, वो सीतापुर उससे कहीं परे नहीं है, क्योंकि सीतापुर जेल में पूरी कहानी लिखी गई है। परहैप्स हम ये मानकर चलते हैं, क्योंकि ये एक्सीडेंट जो करवाया गया, जाहिर सी बात है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल शमीना आपने बात कही। मैं एंड में कमाल के पास आऊंगी। कमाल, एक बार फिर से आप हमें सीतापुर की जो हालत है, जो जेल की हालत है, और रायबरेली में जिस तरह से मुझे थोड़ी जानकारी है कि रायबरेली के जेल में जो चाचा को रखा गया है, पहले वो उन्नाव में थे और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस बना के उनको रायबरेली दूर कर दिया गया और उनके लिए इतनी मुश्किलात पैदा हुई। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सीतापुर जेल जहां पे आरोपित ये कुलदीप सिंह सेंगर मौजूद हैं, क्या स्थिति है? देखिए, ऐसा सीतापुर जेल की अभी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं। 2 खास वीडियोस हैं। अब उनकी जांच तो कोई एक्सपर्ट्स ही करके बता सकते हैं कि वो कितनी सच हैं, लेकिन एक वीडियो में अंधेरे में कुछ लोग अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उस वीडियो जो वायरल हो रही है उसमें उनके नाम भी बताए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि ये सेंगर के साथी हैं, और ये सीतापुर में काफी ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया ग्रुप्स में और बाहर भी। दूसरी वीडियो आई है, उसमें एक नेता है जो सेंगर से बताया गया मिल के आ रहे हैं और किसी सिपाही को वो रुपया देते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी एक वीडियो है जिसमें जेल का एक कर्मचारी है और कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं, उनसे ये कह रहा है कि देखो अभी ना मिलो, अभी मीडिया वाले यहाँ बहुत बवाल किए हुए हैं और सबके मुंह में वो माइक लगा देते हैं यहाँ पे आकर के, और बहुत हंगामा है, थोड़े दिन के बाद आना और मेरा नाम फला फला है और जब आओगे तो मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा। तो जो आम परसेप्शन है वो ये है कि जैसा जैन साहब अभी आपको बता रहे थे कि अगर उस शख्स को बीजेपी से नहीं निकाला गया था, इतनी बदनामी होने के बाद नहीं निकाला गया, 4 मुकदमे में होने के बावजूद नहीं निकाला गया, तो एक ये जनरल मैसेज होता है कि सरकार इसके साथ है। तो अगर सरकार किसी अपराध के इतने बड़े आरोपी के साथ में है
तो फिर क्या मजाल हो सकती है नीचे के लोगों की कि वो सरकार से दुश्मनी ले, अपनी नौकरी दांव पे लगाए और ईमानदारी दिखा के उसके पीछे जाके उसको पकड़ ले, क्योंकि उसको पता है कि बहुत तरह के पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं सरकारी मुलाजिम के ऊपर। मीडिया चैनल इसकी वजह से शायद यहाँ पे जो आप बात कहने देंगे हमें? जी कमाल। शायद यही वजह है कि जो लोग वहां काम करते हैं, देखिए जेल में दो तरह की चीजें होती हैं। कई बार जेल में काम करने वाला मुलाजिम अपने बीवी बच्चों की सुरक्षा से डरता है, वो अपराधी के दबाव में आ जाता है। बिल्कुल। और कई बार उसके वो प्रलोभन में होता है और उसके घूस के चक्कर में वो पैसा कमाता है और उनकी मदद करता है। तो ये दो तरह से जेल में चीजें होती हैं। लेकिन अगर उसको ये पता हो कि सरकार भी इस शख्स के साथ है, तब तो उसको ज्यादा छूट मिल जाती है। बिल्कुल कमाल, आपने सही बात की, आपने समझा दिया। और वाकई में ये स्थिति है जो जैन सर ने कहा है कि अगर पहले कार्रवाई हो जाती विधायक पर, अगर यूपी की सरकार पहले कार्रवाई कर लेती तो ये स्थिति यहां पर नहीं आती। केंद्र की सरकार अगर यूपी सरकार को पहले से संदेश दे देती कि इस तरह का अगर व्यक्ति है, इस तरह का विधायक है, हमारे पास तो इतने विधायक हैं, तो ये स्थिति आज नहीं आ पाती। जो मैसेजिंग है वो बेहद गलत तरीके से गई है और सुप्रीम कोर्ट को ये मामला देखना पड़ रहा है। तो बहरहाल चर्चा में आज के लिए इतना ही। फिलहाल एक हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक रिपोर्ट हमारे पास है क्यों डॉक्टर्स आज हड़ताल पर थे। छोटे से ब्रेक के बाद। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल कुछ संशोधनों के साथ लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा में भी पास हो गया, लेकिन ये बिल मेडिकल समुदाय के गले नहीं उतर रहा है। इस बिल के कई प्रावधानों के खिलाफ देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। रेजिडेंट डॉक्टर्स इस बात से भी नाराज हैं कि गैर एमबीबीएस डॉक्टर्स को भी 6 महीने में के कोर्स के बाद एलोपैथी की दवाएं लिखने का अधिकार हो जाएगा। मरीजों को देखने वाले डॉक्टर सड़क पर हैं। एम्स और सफदरजंग के रेजिडेंट्स एनएमसी बिल के खिलाफ पहले सड़कों पर बैठे रहे, फिर जब संसद भवन के लिए मार्च किया तो कुछ ही दूरी पर पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ये अगर बिल इसी रूप में पास होता है तो इंडिया का हर रेजिडेंट इसको अपोज करेगा, इसके लिए प्रोटेस्ट करेगा और एम्स आरडीए, फोर्डा, यूआरडीए और सफदरजंग आरडीए सब लोग प्रोटेस्ट पे रहेंगे और स्ट्राइक चलती रहेगी अगर ये बिल इसी रूप में पास होता है। इंडेफिनिट स्ट्राइक होगा। यस। आपत्ति इसके कुछ प्रावधानों से है, जिनमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सिर्फ 50% सीटों की फीस ही एनएमसी तय करेगा। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम पर स्थिति बहुत साफ नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर की सोच के तहत गैर एमबीबीएस को एलोपैथी मेडिसिन लिखने का लाइसेंस देना। नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्णय को बदलने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। हड़ताल की वजह से मरीजों की परेशानी भी बढ़ी रही। कार्ड नहीं बना है, बहुत परेशानी हुआ। कार्ड किसी होकर के जाने भी नहीं दे रहा है। कार्ड तो बन ही नहीं रहा है। अब बिहार से आए हैं हम लोग 7 बजे से यहाँ हैं। क्या बोल रहे हैं वहाँ पे अंदर? बोल रहे हैं अंदर कोई डॉक्टर नहीं है, सब हड़ताल में। यही बोल रहे हैं। शोर शराबे के बीच कुछ संशोधन के साथ राज्यसभा में बिल पास हो गया। अब संशोधन की वजह से फिर ये लोकसभा में जाएगा। जब इतिहास लिखा जाएगा तो नेशनल मेडिकल कमीशन को नरेंद्र मोदी जी की सरकार के एक बड़े रिफॉर्म के रूप में देश में रिकॉर्ड किया जाएगा। और आज का दिन जब आप इसको बिल को पास करेंगे, ये भी गोल्डन लेटर्स के अंदर लिखा जाएगा। आज हो सकता है आप इसका मखौल उड़ा सकते हैं, लेकिन भविष्य जो है उसके गर्भ में क्या है वो आप सब हम सब मिलकर देखेंगे। सरकार और रेजिडेंट डॉक्टरों की खींचतान अभी थमी नहीं। ऐसे में मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।